सुर साधना काफ़ी कठिन होती है, लेकिन जिसने सुर को साध लिया समझ लीजिए कि उसने ईश्वर से साक्षात्कार ही कर लिया। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आप सीड को देख लीजिए, जो है सारे गामा पा विनर 2019 GTV की। इसके लिए कई गायक हैं, लगातार मेहनत करते हैं, सालों साल दे देते हैं, लेकिन सफलता कुछ को ही मिलती है, और जिसको ये मिल गई समझ लीजिए उसकी किस्मत की भी चाबी उसको मिल जाती है। तो इस बार जबलपुर के इशिता विश्वकर्मा ने ये कीर्तिमान रचा है और विनर घोषित हुई हैं। तो देरी नहीं करते हैं, सीधे इशिता के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं कि इस सफलता के लिए आपने कितना परिश्रम किया, और जब सीड आपको मिल गई तब आप किस तरह से महसूस कर रही हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए, जिसके कारण शायद आज मैं यहाँ तक हूँ और सारेगामापा की विनर बन चुकी हूँ फाइनली। आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो शील्ड है, इसे पाने के लिए मैं भी उन स्ट्रगलर्स में से रहा करती थी जो सालों साल मेहनत करते हैं, अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं इस अवार्ड को पाने के लिए। पर मैं मानती हूँ कि शायद ये भगवान की कोई कृपा है और शायद मुझे इतना आशीर्वाद सभी से मिला है, जिसके कारण आज मेहनत के साथ साथ किस्मत और आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, और शायद उसके कारण ही मैं ये अवार्ड जीत पाई। छोटी सी उम्र से आप गुनगुनाना शुरू कर देती थी, और सबसे पहली जो आपकी गुरु हैं माँ हैं, तो दो हो गई, एक तो पालन पोषण करने वाली माँ ही होती है, एक बार संगीत की गुरु भी आपकी माँ हो गई। तो किस तरह से आपने उनको देखा गाते हुए और किस तरह से आपने सुर साधना की तैयारी की? जिसे कहते हैं खून में आता है, तो मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी। मेरे बिल्कुल खून में जेनेटिकली मम्मी पापा से म्यूज़िक आया था, और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो है ये बहुत बड़ी साधना है, और हमेशा अपनी कला की इज़्ज़त करना, हमेशा अपनी कला के सामने झुककर जो भी खड़ा होता है, कला उसे इस काबिल बनाती है कि आप दुनिया के सामने नज़र उठा के जी सके। तो मैं बस अपनी इस सफलता का, इस सभी का श्रेय अपने मम्मी पापा को, और स्पेशली मेरी मम्मी जो मेरी पहली गुरु रही हैं, प्लस मैंने जिन्हों से संगीत सीखा है बाद में जाके, डॉक्टर शिप्रा सुलेरे मैम और प्रकाश विरुलकर सर, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन और बिना सबके सहयोग के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। जब हम लोग शुरुआत करते हैं खासकर क्लासिकल सिंगिंग की, तो कोई एक ऐसा गीत रहता है जिसको बार बार दोहराते हैं, उस पर फिर साधना जब हो जाती है तो गीत परफेक्ट हो जाता है। तो शुरुआती दौर पे जब आप तैयारी कर रही थी, वो कौन सा गीत था क्लासिकल जिसको आप बार बार गुनगुनाती थी, उसके बाद वो परफेक्ट हो गया था गीत? हम सुनना भी चाहेंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। यहाँ पर मेरी कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से मेरे सीखने की, ज़्यादा सीखने की और ज़्यादा बड़े स्तर पर सीखने की शुरुआत हो रही है। सो मैं अभी भी इम्परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ, और अभी मुझे बहुत सीखना है और बहुत आगे दूर तक की जर्नी की पूरी तैयारी करनी है। पर जैसे आपने कहा कि कौन सा ऐसा गाना रहा है, तो क्लासिकल में गीत, बिल्कुल पंजाब केसरी बहुत पुराना ब्रांड है, और आप ये मान लीजिए कि क्लासिकल आप क्या सुनाएंगी पंजाब केसरी के दर्शकों को? सबसे पहली बात तो जो आपके मन में हो वो आप गा दीजिए। क्लासिकल में मैं क्या सुना सकती हूँ? जैसे बॉलीवुड में नहीं, जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में कई लता जी, आशा जी के ऐसे गाने हैं जो क्लासिकल बेस्ड, जिन्हें गीत कहा जाता है, तो मैं सुनाना चाहूँगी। मुँह से छल के जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान, मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल के जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान।
अब आपने बहुत अच्छे आपके सुर हैं, लेकिन जिस तरह से आप तैयारी करते हैं इसके लिए कितना वक्त देती रही हैं आप ये कंपटीशन की, और समय बढ़ते के साथ किस तरह से आप समय व्यतीत करती रही इस पे, पूरा सुर साधना पे? संगीत को तो जितना समय दिया जाए उतना कम पड़ता है, लेकिन मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना म्यूज़िक संभाला है, तो मैं 2 से 3 घंटे से ज़्यादा रियाज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन जितना करती थी उतना दिल से करती थी, शिद्दत से करती थी, और ये सोच के करती थी कि भगवान भले ही 15 मिनट का रियाज़ मुझे नसीब हो पर सफल हो, और जितना भी करूँ उतने का पूरा 100% मैं दे सकूँ। बड़े बड़े कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो सामने बड़े बड़े जजेस होते हैं जो कि आपके सुर की परीक्षा लेते हैं। तो जब आप सारेगामापा पे गई, फर्स्ट ऑडिशन हुआ, उस वक्त जो जजेस सामने कौन से थे, और कोई ऐसे इसमें आप बोला गया था कि आप चॉइस का गीत गाएं, या आपने कुछ तैयार करके गई थी आप उस गीत को? एक्चुअली जो सभी लोग देखते हैं ऑडिशन राउंड टीवी पे, वो आप सभी लोगों के लिए पहला राउंड होता है, लेकिन उसके पहले भी हम कई सारे ऑडिशंस और कई सारे इंटरव्यूज़ फेस कर चुके होते हैं। लेकिन वो ऑडिशन सबसे अनोखा और सबसे नया होता है हमारे लिए, क्योंकि हम पहली बार इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अपनी आवाज़ का जादू, आवाज़ बिखेरने के काबिल बन पाते हैं। और जब हम स्टेज पर होते हैं तो एक बहुत बड़ा डर भी होता है, क्योंकि सच में हमारे सामने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं। जैसे मेरे ऑडिशन के टाइम पे शेखर अफजियानी सर और सोना मोहपात्रा मैम थी, जो बाद में जिनकी जगह ऋचा शर्मा जी ने ली, और वाजिद खान सर थे। प्लस सारेगामापा एक ऐसा मंच है जिसकी एक ख़ास बात है कि हमारे में एक बहुत ही ग्रैंड जूरी की पैनल भी होती है, जो 15 से 30 लोगों तक की होती है, और वो हमें इंडिविजुअली मार्किंग देते हैं, जिसके बदौलत हमें आगे बढ़ाया जाता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि पहले ही राउंड में मुझे 100% मार्क्स पूरी जूरी की तरफ से मिले थे। पर वो जो पहला परफॉर्मेंस उस मंच पे रहता है वो बहुत ख़ास रहता है, और जिससे आज भी हम याद करते हैं तो डर लग जाता है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े लोगों के सामने, कैमरास के सामने हम फेस करने वाले थे सारी चीज़ें। तो लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ईस्ता की माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप किस तरह से तैयारी करती थी पूरी कंपटीशन की, जो ईस्ता ने मुकाम हासिल किया? हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, और इशिता को आप सभी ने इतना आशीर्वाद और इतने वोट्स देकर विजयी बनाया, और मध्य प्रदेश में जबलपुर का नाम उसने वहाँ पर परचम लहराया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और इशिता के स्ट्रगल के बारे में मैं बताऊँ तो वो जब 4 साल की थी तभी से मैंने उसको एक दिन ऐसे ही गुनगुनाते हुए सुना, तो मुझे मैंने उसको बुलाया, फिर मैंने बोला कि ये फिर से गा के बताओ। तो कौन सा गीत आपको याद है वो? हाँ, उसने गाया था पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो डबल आप लोग दोनों गाइए इसको, चलिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मतलब आपने जब सुना उसके बाद आपने तैयारी इसकी शुरू करा दी? एक्चुअली मैं और उसके पापा हम दोनों ही सिंगर हैं, तो हम दोनों जब साथ में प्रोग्राम्स करते थे तो ये बहुत छोटी थी तो उसको भी हम लोग अपने साथ प्रोग्राम में लेकर जाते थे। इसने अपने पापा का गाना सुन लिया तो वो उसको ऐसे खेल खेल में गा रही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी सी आवाज़ कानों में, मैंने कहा कौन गा रहा है, जब मैंने देखा तो ये गा रही थी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो फिर मैंने उसको पूछा तो वो अपने टॉयज़ खेलते खेलते वो गाती रहती थी, छू कर मेरे मन को। मतलब हम लोग जो गाते थे तो उसको कंठस्थ हो जाता था। आज से मतलब वो 4 साढ़े 4 साल की रही होगी जब हम लोग यूके टूर पर गए थे, तो उसने बाहों में चले आओ गाया। और जब मैं गाती थी तो एकदम से स्टेज पर आ जाती थी अपनी दूध की बोतल रख के, और ऐसे वो माइक की वो लीड खींचने लगती थी कि मुझे भी गाना है, मुझे भी गाना है। तो अब मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम लोग परफॉर्म कर रहे थे यूके में, लंदन में,
और मैं गा ही रही थी और उसने मेरा माइक छीना। तो सब लोग बोलने लगे ऑडियंस कि ये बच्ची को माइक दे दो। और उसने इतना अच्छा गाया था, काश मैं अभी थोड़े टाइम पहले अपने एक को आर्टिस्ट के साथ यही बात कर रही थी कि अगर उस समय अपने पास स्मार्टफोन्स होते तो ज़रूर उस पल को हम लोगों ने मतलब कैच कर लिया होता। वो भी मुझसे यही बोल रहा था कि भाभी कल हम लोग पूरे रास्ते में प्रोग्राम से लौट रहे थे तो हम इशिता का वो बाहों में चले आओ गाना सुन रहे थे। तो हमको बस वो 4 साल की बच्ची याद आ रही थी कि जिसने आपके हाथ से माइक छीना था और वो गा रही थी अपना। मतलब वो उस तब तो मतलब उसका गला उतना हाई रेंज नहीं था, छोटे बच्चों जैसी उसकी आवाज़ थी, पर फिर भी मतलब उसने वो गाना गाने की कोशिश की थी। फिर मुझे लगा कि बहुत अच्छा गाती है, बहुत ही सुरीला गाती थी। तो फिर मुझे लगा कि एक तो हम आर्टिस्ट थे तो भाई हर कलाकार चाहता है कि उनके बच्चे भी बहुत अच्छे कलाकार हों। तो फिर हमने जबलपुर आके फिर उसको बाल भवन में उसको सीखने के लिए भेजा। और उस समय जब शुरुआती दौर में सुयोग पाठक करके एक थे सर थे बाल भवन में, तो उनके हाथ में इशिता की कमान सौंपी। फिर 1 आध साल शायद वो रहे हैं, उसके बाद फिर शिप्रा मैडम आई बाल भवन में। फिर उन्होंने इशिता को काफ़ी गाइडलाइन दी। फिर आलोक वर्मा सर हैं बातखंडे में, उन्होंने उसको सिखाया, प्रकाश वेरुड़कर जी ने सिखाया। बस फिर धीरे धीरे सीखने का सिलसिला चलता रहा, सफ़र बढ़ता गया। गिरीश बिलोर जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। गिरीश जी, बाल भवन का नाम आ गया, बहुत कम संसाधन है आपके बाल भवन में, फिर भी इतने बड़े सिंगर आपने सामने ला दिए। ये तो उन बच्चों का और मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं बाल भवन में नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूजा करने का मौका मिला है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि पूजा सफल हो जाए। इशिता के अलावा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे और हैं क्यू में जो कि अपना नाम ऊपर कर रहे हैं। और इशिता ख़ास तौर पर एक विशेषता रखती कि इसके पास सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अडॉप्ट करती है, न ये कभी ट्रैक पे गाती दिखेगी सुनाई देगी, ये ओरिजिनल उसमें इसका क्लासिकल बेस बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे हम पैदा करते हैं, ऐसे बच्चों को बढ़ावा देते हैं और उनके माता पिता जो हमको सपोर्ट करते हैं। और साधन कम है तो क्या हुआ, लेकिन मन से संपन्न बच्चे भी आना चाहिए, उनके पेरेंट्स आना चाहिए। साधन संपन्न नहीं है, साधना संपन्न जरूर है बाल भवन। हौसलों की उड़ान है, बिल्कुल हौसलों की उड़ान है। और अंतिम एक गाना होगा, क्योंकि जो अभी माता जी इस तरह की बोल रही थी कि बाहों में चले आओ, ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। तो लगातार चूँकि माता जी भी प्रथम गुरु हैं, उन दोनों के ही हम डबल ही सुनेंगे। अब कंपटीशन यहाँ पर होगा। संग साधना का बन जाता है तो जी सारेगामापा नहीं, पूरे विश्व में ऐसी आवाज़ें गूंजती हैं। और सुर साधना जब अपने एक मुकाम पे पहुंच जाती है तो नाम हो जाता है ईस्ता विश्वकर्मा। कैमरा पर्सन संदीप मनवारी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।